नमस्कार विद्यार्थियों। राजस्थान की भूगोल में आज हम राजस्थान की जलवायु के ही अगले चैप्टर राजस्थान में ऋतुओं का अध्ययन करेंगे। ऋतुओं के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आप खुद राजस्थान के निवासी हैं। तो ऋतुएं जो मुख्य ऋतुएं हैं वो तीन आप कह सकते हैं। एक ग्रीष्म ऋतु, दूसरी वर्षा ऋतु और तीसरी शीत ऋतु। इन तीन मुख्य ऋतुओं का ही हम अध्ययन करेंगे। करने में ऋतुएं कितने भी आप कहीं पर 6 का नाम आता है, कहीं पर 4 का नाम आता है, लेकिन हम जो मुख्य ऋतुओं की बात कर रहे हैं राजस्थान की ऋतुओं के संदर्भ में 3 का अध्ययन हम कर रहे हैं। पहली ग्रीष्म ऋतु, समर सेशन। राज्य में ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर जून तक मानी जा सकती है। मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 महीनों तक। जब सूर्य 21 मार्च के बाद विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर स्थित होने के कारण तापमान वृद्धि होने लगती है, जिससे राजस्थान में भी तापमान बढ़ने लगता है। इस काल में धीरे धीरे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जो आप जानते हैं कि जून महीने की 21 तारीख को कर्क रेखा पर एकदम सीधी पड़ती है, क्योंकि इस दिन सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर बिल्कुल 90 डिग्री होती है, जिससे सबसे सीधी किरणें राज्य के दक्षिणतम जिलों जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा, डूंगरपुर पर गिरती हैं, जबकि उत्तर की ओर स्थित जिले क्रमशः तिरछी किरणें प्राप्त करते हैं, जिसमें सबसे उत्तर में स्थित गंगानगर जिला सबसे तिरछी किरणें प्राप्त करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि गंगानगर में उस समय ठंड पड़ती है, क्योंकि गंगानगर भी बहुत दूर नहीं है कर्क रेखा से। राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। तो आप गंगानगर को अगर 30 डिग्री पर भी मान लें तो भी ये कर्क रेखा से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। दूसरी जो कारण है हमारे यहाँ पर गर्मी पड़ने का, वो आप जानते हैं कि हम मरुस्थल के निवासी हैं, तो बलुई मिट्टी भी यहाँ के तापमान को बढ़ा देती है। तो इस समय राज्य में अत्यधिक तापमान तथा शुष्क मौसम होता है। पानी सूख जाता है, पेड़ पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं। पश्चिम से आने वाली हवाएं गर्म, शुष्क तथा तेज गति से चलती है। इन पश्चिमी शुष्क गर्म हवाओं को लू कहते हैं। लू का नाम से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। पश्चिमी भाग में औसतन दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस काल में सर्वाधिक तापमान चूरू जिले में, हमारे पड़ोसी, जहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में अमूमन देखा जा सकता है। फलोदी में 49 डिग्री, चूरू के लगभग ही। श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ का तापमान भी 48 से 50 डिग्री के मध्य रहता है। तापमान अधिक होने का प्रमुख कारण जो है वो रेतीली मिट्टी, वनों की अल्पता और निम्न सापेक्षिक आर्द्रता तथा समुद्र से दूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण तो रेतीली मिट्टी ही है, जो सूर्य की जो जून महीने की सीधी किरणें उनको प्राप्त करने के बाद तेज़ी से गर्म हो जाती है, और मिट्टी के आसपास की हवा भी गर्म हो जाती है, जिससे यहाँ का तापमान तेज़ी से बढ़ जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाला जिला अभी हमने चर्चा करी ली, चूरू जिले में रहता है सबसे अधिक तापमान। और बात करें सबसे अधिक शुष्क स्थान की, शुष्कता से मतलब है कि वहाँ पर आर्द्रता न के बराबर होती है, तो वो स्थान है जोधपुर में फलोदी। ये परीक्षाओं में अनेक बार दोनों ही प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि सबसे अधिक तापमान किस जिले का रहता है और सबसे अधिक शुष्क स्थान कौन सा है। तो आप इसको याद करिए, चूरू और फलोदी। तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब यहाँ का न्यून हो जाता है, क्योंकि तापमान और वायुदाब का विपरीत संबंध होता है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में वायुभार 997 मिलीबार तक हो जाता है, जो अपनी ओर हवाओं को चारों ओर से आकृष्ट करता है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में रात्रि का तापमान अचानक गिरने से दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है। अचानक क्यों गिरता है, इसके बारे में भी कारण यही है, रेतीली मिट्टी है। दिन में सूर्य की धूप या सूर्य की किरणें पाकर के तेजी से गर्म होती है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है तो धीरे धीरे ये ठंडी हो जाती है। रात्रि का तापमान कई बार तो उसी दिन, जिस दिन का तापमान 50 डिग्री था, 14 से 15 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है। तो इस प्रकार दिन का तापांतर जो है वो 32 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस तक अंकित किया जाता है। इतना तापांतर आपको अन्य क्षेत्रों में शायद ही देखने को मिले। इसी समय यहाँ पर आंधियाँ चलती हैं। आंधियों के बारे में भी अनेक बार प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। राजस्थान में सबसे अधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा श्रीगंगानगर। अभी हम चर्चा करेंगे। जब सूर्यताप अधिक होता है तो भूभाग अत्यधिक गर्म हो जाता है, तब वायुमंडल में कहीं कहीं संवहनिक धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। परिणामतः वायु भंवर उत्पन्न हो जाते हैं। लघु क्षेत्र पर इन्हें बभूलिया या हमारी भाषा में भूंगड़ा जिसको बोलते हैं,
जब कभी इन भंवरों का संपर्क चक्रवर्तीय तूफानों या पश्चिम से प्रवाहित होने वाली हवाओं से होता है तब वायु भंवर भयंकर धूल भरी आंधियों का रूप ले लेते हैं। इनका रंग काला और पीला होता है। इनकी गति कभी कभी 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। आंधियों के कारण दिन का तापमान अचानक गिर जाता है, आकाश में दृश्यता कम हो जाती है। आंधी की समाप्ति पर कभी कभी वर्षा हो जाती है, जिससे मौसम साफ तथा सुहावना हो जाता है। राज्य में आंधियों की संख्या तथा अवधि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। तो राज्य में सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर में औसतन एक साल में 27 दिन आंधियाँ यहाँ पर आती हैं। बीकानेर में 18 दिन, जयपुर में 6 दिन, कोटा में 5 दिन और अजमेर में मात्र 3 दिन ही आंधियों का एवरेज नापा गया है। ग्रीष्म ऋतु में शुष्क हवाओं, अत्यधिक तापमान, सूर्य की तेज किरणों, अत्यधिक वाष्पीकरण तथा वर्षा की अत्यधिक कमी के कारण आर्द्रता की मात्रा अत्यंत कम हो जाती है। प्रातःकाल में आर्द्रता 30 से 35% तक होती है, जबकि दिन में यह 10% तक ही रह जाती है, जिससे शुष्कता एवं गर्मी दोनों के मिलने से जो मौसम है वो असहनीय हो जाता है। कभी कभी चक्रवाती हवाओं के द्वारा वर्षा तथा ओलावृष्टि भी होती है। इस प्रकार से हमने बात करी ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु से संबंधित प्रश्न जो आपको परीक्षा में पूछे जाते रहे। अब हम बात करते हैं वर्षा ऋतु की। रेनी सीजन। राजस्थान में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून के अंतिम सप्ताह से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक रहता है। राज्य में अप्रैल मई तथा मध्य जून तक सूर्य की तेज प्रकाश या तेज किरणों के कारण तापमान बढ़ जाता है, वायुदाब कम हो जाता है, पश्चिम से शुष्क एवं गर्म हवाएं चलने लगती हैं। ऐसी स्थिति में उत्तरी पश्चिमी एवं पश्चिमी भारत में न्यून वायुदाब का केंद्र उत्पन्न हो जाता है, जबकि हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागरीय क्षेत्र में क्योंकि वहाँ पर जल है तो ठंडा होने के कारण तुलनात्मक रूप से तापमान कम होता है, जिससे वहाँ का वायुदाब अधिक होता है। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न वायुदाब की तरफ प्रवाहित होती हैं तथा फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में अपने प्रवाह की दिशा से दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। अतः इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। इन दक्षिणी पश्चिमी जल भरी हवाओं को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, क्योंकि यह मौसम विशेष वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती हैं। ये मानसूनी हवाएं हिंद महासागर में 2 शाखाओं में विभाजित, क्योंकि भारत की जो स्थल आकृति है दक्षिणी प्रायद्वीप की, उसके कारण एक बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा दूसरी अरब सागरीय शाखा। अरब सागर की शाखा भी पुनः 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। प्रथम शाखा मालाबार तट पर वर्षा करती है, दूसरी शाखा नर्मदा घाटी में प्रवेश करते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्य में वर्षा करती है, और तीसरी शाखा कच्छ सौराष्ट्र में प्रवेश कर अरावली पर्वतों के सहारे हिमालय पर्वत से टकराकर पुनः विपरीत दिशा में लौटती है और बारिश करती है। लौटते समय यह वर्षा करती है और राजस्थान पहुँचते पहुँचते वर्षा की मात्रा निम्नतर या घटती जाती है, किंतु उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में इन हवाओं से अधिकांश वर्षा होती है। यानी कि उत्तरी भाग जो राजस्थान का वो इन्हीं हवाओं से बारिश प्राप्त करता है। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवा से दामोदर घाटी व गंगा घाटी में पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर वर्षा होती जाती है, यानी कि पूर्व में अधिक और पश्चिम में कम। ज्यों ज्यों हवाएं पश्चिम को हिमालय पर्वत के सारे उत्तरी पश्चिमी भारत की ओर न्यून वायुदाब के क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है, त्यों त्यों आर्द्रता कम होने के कारण वर्षा कम होती जाती है। फिर भी पूर्वी राजस्थान में अधिकांश वर्षा इन्हीं शाखा से होती है। पूर्व की ओर से आने वाली स्थानीय भाषा में हवा को पूर्वई या पिरवा, जिसको हम बोलते हैं पवन कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान इन हवाओं के लिए वृष्टि छाया क्षेत्र के रूप में होता है, क्योंकि अरावली के पश्चिम में तीव्र ढलान के कारण इन हवाओं को रोका नहीं जा सकता और वहां पर वर्षा नहीं होती है। दक्षिणी पूर्वी भाग से आने वाली हवाओं का संपर्क जब राजस्थान के गर्म वातावरण से होता है तब इनका तापमान अचानक बढ़ जाता है। फलस्वरूप हवाओं के संतृप्त अवस्था में परिवर्तन हो जाता है एवं सापेक्षिक आर्द्रता जो पहले 92% होती है वो एकदम से घटकर 50% रह जाती है, जिससे बारिश से कम होती है। यहाँ पर कोई अवरोधक पर्वत भी नहीं है। अगर 1000 मीटर ऊंचा भी कोई अवरोधक पर्वत होता तो इन हवाओं से राजस्थान में भी अच्छी बारिश होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अब हम बात करें राजस्थान की एक समवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांटती है, तो वो है 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। वो राजस्थान को लगभग पश्चिम और पूर्वी राजस्थान 2 भागों में स्पष्ट रूप से बांटती है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम होती है, जिससे वहाँ सूखा और अकाल की समस्या रहती है, और पूर्वी राजस्थान में तुलनात्मक रूप से बारिश अच्छी होती है। राजस्थान में वर्षा की बात करें तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तथा पूर्व से पश्चिम में वर्षा कम होती जाती है, जबकि उत्तर पश्चिमी भाग से दक्षिणी पूर्व की ओर के भाग की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। तो इस तरह राजस्थान में मानसून का आगमन अनिश्चित होता है। कभी वर्षा जून में तो कभी जुलाई तक होती है। राज्य में पिछले वर्षों में वर्षा के आगमन की तिथियों के आधार पर मानसून के प्रवेश की सामान्य तिथि 17 जून मानी जाती है। जैसे कि भारत में 1 जून केरल से मानसून आगमन तिथि औसतन मानी जाती है, वैसे राजस्थान में औसतन मानसून के आगमन की तिथि 17 जून मानी गई है।
राजस्थान में मानसून से नर्मदा, ताप्ती, माही नदियों की घाटियों में आने वाली वर्षा सर्वप्रथम डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़ जिलों में होती है अमूमन, लेकिन कई बार उत्तरी राजस्थान से भी मानसून प्रवेश करता है। राजस्थान में वर्षा का वितरण 10 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के मध्य है। सबसे अधिक बारिश झालावाड़ जिले में होती है, जो लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास एवरेज होती है। वहीं सबसे कम जो बारिश होती है वो जैसलमेर जिले में होती है, वहाँ पर एवरेज 10 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान की बात करें तो वो सिरोही जिले का माउंट आबू पर्वत है, माउंट आबू का स्थल है, जहाँ पर 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वहीं सबसे कम वर्षा वाले स्थान की बात करें तो जैसलमेर जिले से लगता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश से होती है। वहीं राजस्थान की एवरेज बारिश की बात करें तो 57 सेंटीमीटर तक राजस्थान में औसतन बारिश होती है। सबसे अधिक दिनों की बात करें तो सबसे अधिक दिन माउंट आबू में ही है, 48 दिन तक साल में बारिश वहाँ पर होती है। वहीं सबसे अधिक जिले की बात करें दिन में तो झालावाड़ जिले में 40 दिनों तक बारिश होती है और बांसवाड़ा जिले में 38 दिनों तक साल में बारिश होती है। सबसे कम दिन जैसलमेर जिले में मात्र 5 दिन ही बारिश होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि राजस्थान में कहाँ पर कितनी बारिशें होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान में जो मानसून की बारिश होती है उसका 90% इसी मानसून से होती है, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, जबकि अन्य 10% वर्षा जो है वो सर्दियों में मावठ के रूप में होती है। और मावठ की जो बारिश होती है वो शीतकाल में उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर आदि जिलों में पश्चिमी विक्षोभों के सहारे जो मावठ बारिश होती है वहाँ पर होती है। अब हम बात करते हैं शीत ऋतु की, विंटर सीजन की। सामान्यतः शीत ऋतु लगभग अक्टूबर-नवंबर से प्रारंभ होकर मार्च तक अभी जैसे चल रहा है माना जाता है। तो शीत ऋतु को हम 2 भागों में बांट सकते हैं मानसून की दृष्टि से। मानसून का प्रत्यावर्तन काल जो अक्टूबर से दिसंबर तक माना जाता है, और दूसरी शीत ऋतु। तो मानसून का प्रत्यावर्तन काल है वो अक्टूबर से दिसंबर तक माना गया है। इस काल में सूर्य की स्थिति लगभग भूमध्य रेखा के आसपास होती है, जिससे राज्य में तापमान न्यून लगभग समान रहता है, न्यून रहता नहीं रहता, समान रहता है। पश्चिम में धीरे धीरे न्यून दाब की सघनता कम हो जाती है। अक्टूबर में यह निम्न वायुदाब क्षेत्र बंगाल की खाड़ी तरफ बढ़ जाता है, अतः मानसून लौटने लगता है। इस काल में मौसम साफ, तापमान सामान्यतः बढ़ जाता है। इस समय जल प्लावित भूमि तथा तीव्र तापमान के कारण वायु की आर्द्रता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उमस वाला मौसम हो जाता है। इसको हम अक्टूबर की गर्मी या असोज की गर्मी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं शीत ऋतु की। इसका काल सामान्यतः है मध्य नवंबर से लेकर के मध्य मार्च तक माना जाता है। इसमें सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है, यानी कि सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमक रहा होता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी रहती हैं, जिससे तापमान तेजी से कम हो जाता है। दिन में कम घंटे तक ही सूर्य दिखाई पड़ता है। इसमें उपमहाद्वीप के समीप, मध्य एशिया तथा पेशावर के समीप 2 हिंद महासागर के समकारी प्रभाव के कारण उपस्थित उच्च वायुदाब के क्षेत्र पर निम्न वायुदाब क्षेत्रों का क्षेत्र पनप जाता है, अतः हवाएं उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। इसलिए राजस्थान के उत्तरी भाग में पश्चिमी हवाएं तथा दक्षिणी भाग में उत्तरी पूर्वी हवाएं चलने लगती हैं। मध्य एशिया से चलने वाली पछुआ हवाओं की एक शाखा पश्चिमी दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है, जिसके कारण यहाँ पर मावठ, जिसको सर्दियों की बारिश को हम बोलते हैं, मावठ वर्षा होती है, जो कुल वर्षा का लगभग 10 से 20% तक होती है। ये मावठ वर्षा भूमध्य सागरीय चक्रवातों के रूप में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के साथ साथ ये राजस्थान में प्रवेश करते हैं। इस वर्षा से गंगानगर जिले की गेहूं, जौ, चना, किन्नू, माल्टा, चावल आदि फसलों के लिए अत्यधिक ये लाभदायक होती है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण उत्तरी तथा पूर्वी राजस्थान में इस वर्षा से फसल को नया जीवनदान मिल जाता है। जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में तापमान कहीं 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है सर्दियों में, जबकि दक्षिणी राजस्थान में तापमान अधिक दिखाई देता है, 0 डिग्री शायद ही हो पाए। इस काल में न्यूनतम तापमान चूरू और फतेहपुर यहाँ पर हमेशा साल में -3, 4, 5 डिग्री तक तापमान देखा जाता है। फलोदी में भी तापमान कम रहता है। हिमालय से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण तापमान अचानक गिर जाता है, जिससे रात्रि में पाला पड़ जाता है तथा पानी जम जाता है। वायुमंडल में इस समय आर्द्रता की मात्रा बहुत कम होती है, कभी कभी कई दिनों तक कोहरा छा जाता है। इस काल में पश्चिमी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों, पश्चिमी विक्षोभों एवं मावठ के समय आकाश में बादल छाए रहते हैं, अन्यथा मौसम सुहावना व आकाश साफ रहता है। कभी कभी राज्य में इस काल में ओलावृष्टि भी हो जाती है, क्योंकि पानी की छोटी छोटी बूंदें किसी धूलिकण के नाभिक केंद्र के चारों ओर विचरण करते समय अचानक ठंडी हवा से संपर्क में आने से ये बूंदें बर्फ के कणों में बदल जाती हैं, जो धीरे धीरे ओलों का आकार ग्रहण कर गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर गिरने लगती है, जिससे फसलों को अत्यधिक हानि भी उठानी पड़ती है। तो इस तरह से विद्यार्थियों आज हमने बात करी राजस्थान की ऋतुओं को के बारे में। राजस्थान की ऋतुएं पढ़ते हुए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें तो हमारी देखी सुनी हुई है, इन परिवेश में तो हम रहते ही हैं।
तो यही हमारा भूगोल है, राजस्थान का भूगोल से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आप इसको रुचि लेकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जलवायु के दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।